हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा द जीएस वर्ल्ड। प्राचीन भारत में हम मौर्योत्तर काल का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं तो इसे सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांट लेते हैं। और इसके पहले वाले भाग में अध्ययन करते हैं हम मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंशों का, जो कि बाहर से भारत में आए थे। दूसरे वाले भाग में हम मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंशों का अध्ययन करते हैं। पिछली क्लास में हम विदेशी राजवंशों का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाली क्लास में हम मौर्योत्तर काल के जितने भी भारतीय राजवंश थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंशों में जिस राजवंश का नाम सबसे पहले आता है उसका नाम है सुंग वंश। सुंग वंश से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सुंग वंश की स्थापना किसने की थी। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। और पुष्यमित्र सुंग कौन था? आपने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था तो आपने अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में भी पढ़ा होगा। आपको पता होगा कि अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या था। तो उसका नाम था बृहद्रथ और पुष्यमित्र सुंग इसी अंतिम मौर्य सम्राट का सेनापति हुआ करता था। इस बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र सुंग ने एक नए वंश की नींव डाली जिसे सुंग वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, तो सुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमित्र सुंग और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे हम आधुनिक समय में पटना के रूप में जानते हैं। पुष्यमित्र सुंग के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से ही हमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा भी जा सकता है कि अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र सुंग के किस राज्यपाल से संबंधित है, या पुष्यमित्र सुंग के राज्यपाल का नाम क्या था जिसने अयोध्या अभिलेख जो है निर्मित करवाया था? तो उसका नाम था धनदेव। ठीक है, और इसी अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र सुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे उनकी जानकारी भी इसी अयोध्या अभिलेख से हमको प्राप्त होती है। तो इतनी सारी जानकारी आपको अयोध्या अभिलेख से मिल जाती है। पुष्यमित्र सुंग ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जिसका नाम था भरहुत स्तूप, और इसकी अवस्थिति जो मानी जाती है वो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले से भरहुत स्तूप को खोजा गया था और इसकी खोज में जो सर्वाधिक योगदान दिया था वो दिया था अलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति ने, और इसकी खोज जो हुई थी वो 1873 में हुई थी। ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। कालांतर में इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में मध्य प्रदेश के सतना जिले से की गई। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों के संहारक या उत्पीड़क की संज्ञा दी गई है, यानी इसको बताया गया है कि यह बौद्ध धर्म से घृणा करता था और इसने बहुत सारे बौद्ध संत जो थे उनका क्या किया था? संहार कर दिया था, उनको मरवा दिया था। लेकिन ये तथ्य जो है कहीं ना कहीं हमें पूर्णतया सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जब हम आगे पुष्यमित्र सुंग के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसने सांची में 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। एक और हमें ये जानकारी मिल रही है बौद्ध ग्रंथों से कि पुष्यमित्र सुंग बौद्धों का उत्पीड़क था, इसने बौद्धों का उत्पीड़न किया था। दूसरी तरफ हमें ये जानकारी भी मिल रही है कि इसने सांची में 2 बौद्ध स्तूप भी बनवाए थे। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से घृणा करता है तो उसके वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य वो नहीं करेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से अगर पुष्यमित्र सुंग घृणा करता था तो उसने सांची में 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण क्यों करवाया? तो यहाँ से इस जानकारी के संबंध में विरोधाभास की स्थिति देखने को मिलती है। सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सांची का स्तूप, आपने प्रश्न पढ़ा होगा परीक्षाओं में कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो वहाँ पे आप जो आंसर के रूप में लिखते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ था, या अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सत्य बात है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने ही कराया था। लेकिन सांची का स्तूप कोई एक स्तूप नहीं है, इसमें 3 स्तूप हैं। ठीक है, तो इन 3 स्तूपों को सम्मिलित रूप से सांची के स्तूपों के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सबसे पहला स्तूप है उसे हम विशाल स्तूप या महास्तूप के नाम से जानते हैं, और इसी विशाल या महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ था। बाकी के जो 2 लघु अभिलेख हैं, या 2 लघु स्तूप हैं सांची में, उनका निर्माण पुष्यमित्र सुंग के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो जो विशाल महास्तूप है सांची का, ये अशोक के समय में निर्मित हुआ था। और ये किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष सुरक्षित
करके रखे गए हैं। और बाकी के जो 2 लघु अभिलेख हैं जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, तो उसमें दोनों लघु अभिलेखों में से जो पहला लघु अभिलेख है उसमें अशोक के काल के जितने भी धर्म प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले थे, उन लोगों के धातु अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। और जो तीसरा लघु अभिलेख है, यानी अभिलेखों में तीसरा और लघु अभिलेखों में दूसरा, तो जो दूसरा अभिलेख पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था उसमें बुद्ध के 2 शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र और मोदगलायन। सारिपुत्र और मोदगलायन, इन दोनों शिष्यों के धातु अवशेष दूसरे लघु स्तूप में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने जो महास्तूप था, पहला वाला महास्तूप जिसका निर्माण अशोक के समय में हुआ था, उसकी काष्ठ वेदिका के स्थान पर पत्थर की वेदिका या पत्थर की चारदीवारी उसकी जो है बनवाई थी। किसने बनवाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पहले किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी, बाद में उसे पत्थर का बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंगकालीन अन्य शासकों के बारे में बात करते हैं। शुंगकालीन अन्य शासक, शुंगकालीन अन्य शासक जो पुष्यमित्र शुंग के बाद आए उनमें था अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है और परीक्षाओं में भी अग्निमित्र से संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है वो इसके एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके साम्राज्य से संबंधित नहीं पूछा जाता है। आपने एक नाटक के बारे में पढ़ा होगा, मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है। ठीक है, तो अग्निमित्र से संबंधित जो प्रश्न आता है परीक्षाओं में बस वो इसी नाटक से संबंधित आता है कि जो मालविका अग्निमित्र, जिसमें कि अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानियों का वर्णन है, ये किसने इसकी रचना की थी? तो कालिदास ने इसकी रचना की थी। बाकी ज़्यादा जानकारी अग्निमित्र के बारे में प्राप्त नहीं होती है और ना ही परीक्षाओं में पूछी जाती है। अग्निमित्र के बाद में जो शासक हुआ था वो था वसुमित्र। ठीक है, और अग्निमित्र के समय में यवनों का आक्रमण जो है होता है और वसुमित्र किसके लिए जाना जाता है कि वसुमित्र ने उन यवनों के आक्रमण को असफल किया था, यानी उन आक्रमणकारी जो थे, यवन आक्रमणकारी थे, यूनानी जो थे, उनको वसुमित्र ने पराजित किया था। इस रूप में वसुमित्र को जो है याद किया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमें इसी ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसुमित्र के बाद में आता है ब्रजमित्र। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है और ना ही परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऑर्डर बनाने के लिए, क्रम बनाने के लिए मैंने इन सभी शासकों के नाम यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। ब्रजमित्र के बाद में नाम आता है भागभद्र का। ठीक है, और भागभद्र से संबंधित प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसका जो दरबार था वो विदिशा में लगता था। विदिशा मध्य प्रदेश में है, आधुनिक मध्य प्रदेश में, और इसका दरबार विदिशा में लगता था। और इसके दरबार में यानी विदिशा दरबार में इंडो ग्रीक शासक, हिंद यूनानी शासक जिसका नाम था एंटियालकीट्स, इसने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है, एंटियालकीट्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भागभद्र के विदिशा दरबार में भेजा था। और हेलियोडोरस से संबंधित जो है गरुड़ स्तंभ प्रमुख है। ठीक है, आपको मैं पिछले क्लासों में भी बता चुका हूँ कि गरुड़ स्तंभ जो है वो कैसे संबंधित है, वो हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस कौन था? इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीट्स का राजदूत था जो कि भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र के बाद में आता है देवभूति। ठीक है, ये शुंग वंश का अंतिम शासक हो जाता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, देवभूति की हत्या इसी के मंत्री वसुदेव के द्वारा कर दी गई। ठीक है, देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई? इसी का एक मंत्री था जिसका नाम था वसुदेव। वसुदेव के द्वारा शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी जाती है और वसुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या करने के उपरांत एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिससे कालांतर में कण्व वंश के नाम से जाना गया। कण्व वंश के नाम से जाना गया। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंशों में पहला राजवंश जो आता है वह है शुंग वंश और शुंग वंश के बाद में आता है आपका कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश कण्व वंश के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। बस जो नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछ लेते हैं कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, कौन था इसका संस्थापक? तो वसुदेव जो था इसका संस्थापक था और ऐसा माना जाता है कि यह ब्राह्मण वंश से संबंध रखता था। वसुदेव के बाद में भूमिमित्र आते हैं, भूमिमित्र के बाद में नारायण आता है और नारायण के बाद में जो शासक आता है वो आता है सुशर्मन। कण्व वंश के शासकों में नारायण के बाद कौन आता है? सुशर्मन आता है। सुशर्मन जो था कण्व वंश का अंतिम शासक था। ठीक है,
और सुसरवन जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या इसी के मंत्री सिमुक के द्वारा कर दी गई, सिमुक, ठीक है। और सिमुक ने सुसरमन की हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया और एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसे कालांतर में आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना गया। आंध्र सातवाहन वंश को केवल सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंध्र सातवाहन वंश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब थोड़ा सा बात करते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश 30 ईस्वी पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी पूर्व तक, 250 ईस्वी तक ये जो है अस्तित्व में रहा। वैसे नॉर्मली बुक्स में हम इसे सातवाहन वंश के रूप में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि आंध्र जो था, इस वंश के शासकों को आंध्र, जो पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, बल्कि जो अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं उन अभिलेखों में इस वंश को केवल सातवाहन के नाम से जाना गया है। तो पुराणों में से आंध्र कहा गया है, अभिलेखों में से सातवाहन कहा गया है, तो दोनों को मिलाकर के इस वंश का नाम बना दिया गया आंध्र सातवाहन, ठीक है। इसीलिए इसे आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान को आधुनिक महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी, और ये कहाँ पड़ती थी, महाराष्ट्र में। संस्थापक के बारे में आप जान ही चुके हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, और सिमुक के बाद में जो है शासक बनता है सतकर्णी प्रथम, ठीक है। सिमुक के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है किताबों में नहीं दी गई है, बुक्स में नहीं मिलती है, और ना ही इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं इन सभी शासकों के नाम यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। उसका रीज़न एकमात्र यही है कि जब भी हम जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, कुछ भी हो, जिस भी सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर जब भी कोई चीज़ बीच में से छूट जाती है तो एक ऑर्डर ख़राब हो जाता है। वहाँ कभी कभी हमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ अभी किसकी बात हो रही थी और नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल ही अलग कहानी स्टार्ट हो गई। तो एक लय बनाने के लिए, एक क्रम बनाने के लिए मैं यहाँ पर जितने भी शासक हैं उनको नाम यहाँ पे आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो सिमुक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिमुक के बाद में शासक आता है सतकर्णी प्रथम, ठीक है। और सतकर्णी प्रथम जो था, इसने क्या किया था, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा का शुभारंभ किया था, ठीक है। सतकर्णी प्रथम ने ही ब्राह्मण एवं बौद्ध संतों को भूमि दान में देने की प्रथा चलाई थी। और ये जो दान देने की प्रथा चलाई थी, ये जानकारी हमको कहाँ से मिली, ये नाना घाट अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और नाना घाट अभिलेख किससे संबंधित है, रानी नागानिका से संबंधित है, ठीक है। रानी नागानिका के नाना घाट अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि सतकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान देने की परंपरा चलाई थी। और एक प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि भूमि दान देने का पहला साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो वो है नाना घाट अभिलेख। इसी अभिलेख में सबसे पहले भूमि दान देने की परंपरा का पता चलता है। सतकर्णी प्रथम के बाद में शासक बनता है हाल, ठीक है। और हाल ने जो एक पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था गाथा सप्तशती। हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी, और किस भाषा में की थी, प्राकृत भाषा में, ठीक है। इसके साथ साथ इसी के समय में एक और ग्रंथ की रचना होती है जिसका नाम है वृहत कथा कोश, और वृहत कथा कोश की रचना गुडाढ्य ने की थी, गुडाढ्य ने, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, गाथा सप्तशती की रचना खुद हाल ने की थी, जो कि सतकर्णी प्रथम के बाद में शासक बना था। गाथा सप्तशती की रचना खुद स्वयं हाल ने की थी, जबकि हाल के समय में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वृहत कथा कोश, इसकी रचना हुई थी, लेकिन ये हाल ने नहीं की थी, ये रचना गुडाढ्य ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में, हाल के बाद में शासक आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका समयावधि मानी जाती है 106 से 130 ईस्वी। ये इसको एक अलग अलग नामों से जाना गया है। इसको एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। और ये किस अभिलेख में इसको एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से जाना गया है। सातवाहन वंश के सभी शासकों की बारे में बात करें तो सबसे जो महान शासक था सातवाहन वंश के शासकों में, वो गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था, ठीक है। इसके समय में इसकी माता, जिनका नाम था बलश्री, बलश्री का एक अभिलेख है जिसे नासिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय में इनकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ था, ठीक है।
और इसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसकी समयावधि 130 से 154 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है जो कि हमारी परीक्षाओं से संबंधित है। रुद्रदामन ने 2 बार इसको पराजित किया था, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को, और 2 बार पराजित करने के बाद भी इसको छोड़ दिया था। इसका रीज़न ये था कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का जो भाई था उसका नाम था शिवश्री सतकर्णी, और शिवश्री सतकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था। इसी वजह से रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराने के बावजूद भी इसको जो है जीवन दान दिया था, छोड़ दिया था। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बाद में जो शासक आता है वो है शिवश्री सतकर्णी। ठीक है, शिवश्री सतकर्णी 154 से 165 ईस्वी तक इसका जो है समयावधि मानी जाती है। ये रुद्रदामन का दामाद था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, जिसके बारे में हम वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का जो भाई था, छोटा भाई था, वो था शिवश्री सतकर्णी जो कि रुद्रदामन का दामाद था। इसी की वजह से इसने मतलब रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराने के बावजूद भी छोड़ दिया था, जीवनदान दे दिया था। शिवश्री सतकर्णी के बाद में आता है यज्ञश्री सतकर्णी, और इसकी समयावधि मानी जाती है 165 से 194 ईस्वी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो ये है कि इसके सिक्कों पर सबसे पहले जलयान का चित्र अंकित हुआ पाया गया। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर जलयान का चित्र पाया गया है जो कहीं ना कहीं इसके जो है समुद्र या जल से प्रेम को वर्णित करता है। अब इस वंश के बाद में जो अगला वंश आता है भारतीय राजवंशों में, मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंशों में, वो आता है आभीर वंश। आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। ठीक है, और ईश्वर सेन ने एक नया संवत चलाया था जिसे कलचुरी चेदी संवत के नाम से जाना जाता है। कब चलाया था? 248-249 ईस्वी के लगभग। ठीक है, हालांकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि केवल एक क्रम को बनाए रखने के लिए मैं इन सभी वंशों में से जो फैक्ट आपकी परीक्षाओं से संबंधित हो सकते हैं, जो फैक्ट आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं उन्हें यहाँ पर आपके सामने लाने का प्रयास निरंतर करता रहता हूँ। ठीक है, इस वंश के बाद में एक और वंश आता है भारतीय राजवंशों में जिसका नाम है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे श्री शांतमूल। ठीक है, श्री शांतमूल के बाद में शासक होता है वीर पुरुष दत्त। ठीक है, जो कि शांतमूल का उत्तराधिकारी था, और वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे वंश में। नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण वीर पुरुष दत्त ने करवाया था, जो कि किस वंश से संबंधित था? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था। इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे ये सातवाहनों के मंत्री हुआ करते थे, कभी सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, और आपने परीक्षाओं में एक प्रश्न देखा होगा कि किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य कहकर पुकारा जाता है, तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को ही पुराणों में श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य कहकर के पुकारा गया है। ठीक है, इस वंश के जितने भी शासक थे वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, बौद्ध मत के अनुयायी थे। इस वंश के बाद में फिर आता है कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, चेदी वंश की जो स्थापना की थी वो महामेदवाहन ने की थी। महामेदवाहन कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था। इसके बाद में शासक आता है खारवेल। कलिंग के चेदी वंश में जिस शासक के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खारवेल जो था इस वंश का यानी चेदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और खारवेल के बारे में जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न आपने देखा भी होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है जो कि चेदी वंश का शासक था। ठीक है, अब हाथी गुम्फा अभिलेख किन किन जानकारियों के बारे में आपको बताता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से कौन कौन सी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। सबसे पहले नहरों की जानकारी जिस अभिलेख से प्राप्त हुई थी उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को पूरे के पूरे ग्राम दान दिए जाने का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने जिस दान के बारे में पढ़ा था, बौद्धों को भूमि अनुदान की जो परंपरा थी वो अलग थी। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म की बात हो रही है। तो जैन धर्म के लोगों को या जैन धर्म के जो संत होते थे उनको दान के रूप में ग्राम दिए जाने का उल्लेख कहाँ से देखने को मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से ही देखने को मिलता है।
इसके साथ साथ हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि खारवेल ने चोल, चेर, पांड्य राज्यों को पराजित किया था। ठीक है, चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों को कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा पराजित किया गया था। ये जानकारी भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं और अगले वंश के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। ठीक है, वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। इसकी राजधानी नागपुर थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी नागपुर थी। विंध्य शक्ति के बाद में जो शासक आता है वो आता है प्रवरसेन प्रथम। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद में प्रवरसेन के बाद में रुद्रसेन द्वितीय आता है। रुद्रसेन द्वितीय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि सेतुबंध नामक एक पुस्तक जो थी उसकी रचना किसने की थी, तो रुद्रसेन द्वितीय ने की थी, जो कि वाकाटक वंश से संबंधित था। और रुद्रसेन द्वितीय के द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई थी, सेतुबंध की रचना की गई थी, ये किस भाषा में की गई थी, तो ये प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है वाकाटक काल से कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें गुफा नंबर 9 और 10, अजंता की गुफाओं में गुफा नंबर 9 और 10 किस काल से संबंधित हैं, तो ये भी वाकाटक काल में निर्मित की गई थी। ठीक है, अजंता की गुफाओं में गुफा नंबर 9 एवं 10 वाकाटक काल में ही निर्मित की गई थी। ठीक है, तो ये जो वंश थे ये हो गए मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश। ठीक है, इनके बारे में आपने जाना। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी।